और अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? ग्रीक। दूसरा, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। तीसरा, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चौथा, अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स। पांचवा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर मार्शल, 1890 में। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? समाज विज्ञान। सातवां, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ। अथवा एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1776 में। ग्रीक शब्द आइकोनोमिया का अर्थ है घरेलू प्रबंध। 1932 में एन इसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक है। रॉबिन्स। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज मेनार्ड केन्स। 12, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर मार्शल। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। 14, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया है? उपभोग, निवेश, विनिमय, इनमें से सभी। 15, एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है आर्थिक क्रिया। 16, इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि से करने से है? उत्पादन। 17, उत्पादन के कितने मुख्य साधन हैं? तो 4, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। निम्नलिखित में कौन सा एक अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो सामाजिक कार्य। 19, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? चैपमैन। 20, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? निवेश। 21, निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? माता की सेवा। 22, उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक शामिल है? लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, इनमें से सभी। 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सही है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सही है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। गलत। रैगनर फ्रिश। निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। 25, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार नीति, इनमें से सभी। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। सही है। समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। सही है। 28, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, सभी। 29, निम्नलिखित में किस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है? पूर्ण रोजगार। 30, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है? वस्तु कीमत का निर्धारण। 31, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? समष्टि। निम्नलिखित में कौन एक समष्टि घटक है? तो राष्ट्रीय आय। 33, अर्थशास्त्र की संपूर्ण व्याख्या करने का
निम्नलिखित में कौन सी शाखा करता है समष्टि अर्थशास्त्र? निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दों पर समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है? भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रास्फीति। सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। सही है। अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं एक दूसरे संबंधित नहीं है। गलत है। अर्थशास्त्र को चयन का सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? मानव की आवश्यकता असीमित होते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। इनमें से सभी। 37। आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना। 38। अर्थशास्त्र हमें निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है कि ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके। 39। ऐसी समाज की व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों की आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। सही है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सही है। 41। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया पर छोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? उदारवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इनमें सभी। 43। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है? पूंजीवादी। हस्तक्षेप सिद्धांत की धारणा के प्रतिपादक कौन है? एडम स्मिथ। निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। इनमें सभी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? डिमांड एंड सप्लाई। 47। निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो हस्तक्षेप नीति का अनुसरण। सही है। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्ति के अधीन। सही है। आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना। ये नहीं है। डी राज्य सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। ये भी है। 48। निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्र में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था। 49। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता। सही है। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय। सही है। प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति। ये गलत है। उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं पाया जाना। ये भी गलत है। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्वय क्रिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया है? कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राज्य अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से सामाजिक अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता है। सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। सही है। पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के
साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड केन्स। निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं, न कि लाभ के उद्देश्य से। गलत है। अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के प्रमुख कारण क्या थे? ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण समाजवाद स्वरूप अपनाना संभव नहीं था। बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतने संसाधन वाले नहीं थे कि उनके भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके। सी, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार ही सर्वोत्तम था। इनमें से सभी। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? 3। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा क्या है? $10,146 या उससे कम। पीपीपी यानी क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है? चीन और यूएसए। 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना में की जाती है। सही है। क्रय शक्ति क्षमता डॉलर के संबंध में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गलत। 3। 68। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इनमें सभी सही है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो मीडिया बोलती है, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। योजना योग। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता मौजूद है? कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल का अधिक निर्यात, निम्न प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार की। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। सही है। राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता। गलत। पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना। गलत। उन्नत एवं पूर्णतः विकसित प्राकृतिक संसाधन। हाँ, ये सही हो सकता है। 72। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित श्रेणी के रूप में दर्शाता है? बचत की कमी होने के कारण पूंजी का अभाव। सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्व से ही चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी। भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तु का उत्पादन करना। भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था का न होने से श्रम शक्ति में अकुशलता। उपयुक्त सभी। 73। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? कृषि का मुख्य व्यवसाय होना। सही है। प्रचंड बेरोजगारी। सही है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। 74। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर सेन ने कौन कौन से सुझाव दिए? इससे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। गलत है। इससे जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। 75। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति तथा राज्य दोनों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता उससे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीक पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थों
उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करती है। उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। इनमें सभी 79 आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारत को पहचाना जाता है विकासशील राष्ट्र के रूप में। 80 अर्थव्यवस्था के ऐसा स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिकता दी जाए, इसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? गिग अर्थव्यवस्था। 81 सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 82 एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है मानव संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, इनमें सभी। और विकसित का पर्यायवाची शब्द है निर्धन। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। 85 विश्व बैंक ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में है 5वां। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, इनमें सभी। व्यवसाय और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है? 3 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र के आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कृषि तथा वानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, इनमें सभी। 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय है। सही। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करती है जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य होता है। सही है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। सही है। 90 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल और विद्युत गैस और जलापूर्ति, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन एक विनिर्माण का उदाहरण है? भवन निर्माण का, कपड़ा विनिर्माण का उदाहरण कपड़ा। 92 निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? जलापूर्ति। 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ता है। प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग है? तो परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है? बीमा, होटल एवं रेस्टोरेंट, बैंकिंग, ये तो है, निर्माण नहीं है। 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव की आवश्यकता सीमित है। गलत। मानव की आवश्यकता में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। गलत। सही है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। सही है। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? बिजली और परिवहन। निम्नलिखित में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? विद्युत एवं जलापूर्ति। 100 तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सही है। तृतीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन कुशलता भी बढ़ती है। सही है। तृतीय के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता है। सही है। सभी कथन सही है। 101 लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। सही है। द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सही है। 103 अर्ध विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील रहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र।
स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में एक संयुक्त क्षेत्र भी है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों की साझेदारी रहती है। सही है। यानी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट परचेजिंग। 105वें अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया जाता है? चतुर्थक क्षेत्र। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वालों को शामिल किया जाता है? पंचक क्षेत्र। 107 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही विकसित स्वरूप है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। सही है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है? संचार। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विनिर्माण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है या क्या है? इससे संबंधित है। सही है। आदर्श अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए संबंधित है। सही है।